बूढ़े पिता का फैसला। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े पिता का फैसला। शाम के 5 बजे थे। अभिषेक ऑफिस से थका हारा घर आया। माँ, भाभी कहाँ हो आप? जी भैया। अरे भाभी, माँ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या? ये उनकी दवाइयाँ हैं। अभिषेक अपनी बड़ी भाभी अनीता को माँ की दवाइयाँ देते हुए बोला। अनीता बोली, भैया माँ जी अपने कमरे में आराम कर रही है। क्या हुआ भैया, आप बहुत परेशान क्यों लग रहे हैं? अनीता ने अभिषेक को चिंतित देखकर पूछा। नहीं भाभी, वैसे ऐसे ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो दर्द से फट जाएगा। अनीता तुरंत दौड़ के कमरे में गई और बाम लेकर आई। लाइए भैया, मैं बाम लगा देती हूँ, जैसे पहले लगाया करती थी। और आप थोड़ी देर में ही कहते थे, अरे भाभी आपके हाथों में तो जैसे कोई जादू है। तब इसने एक दबी आवाज़ में बोला, नहीं भाभी रहने दीजिए ना, देख लिया ना। तो वो आपको कहते कहते उनकी आंखें भर आई। अनीता बोली, भैया मोनिका घर पे नहीं है, देखना 2 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा। अनीता के इतना कहने पे अभिषेक बाम लगवाने लगा। अनीता के साथ अभिषेक का माँ बेटे जैसा रिश्ता था। शादी से पहले अभिषेक अपनी भाभी से बिना पूछे सलाह मशवरा के कोई काम नहीं करता था और वो अनीता एक टीम में हो जाते थे। और बेचारे अनीता के पति देवर भाभी के बीच फंस कर रह जाते थे। उनके पति को अभिषेक का अपनी भाभी के प्रति इतना प्यार सम्मान देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। हमेशा परिवार में खुशियाँ झलकती रहती थी, हमेशा खिलखिलाकर सबको खुश रखने वाली अनीता की खुशियों को तो जैसे किसी की नज़र ही लग गई थी। अभिषेक से भी अपनी भाभी की यह उदासी अच्छी नहीं लगती थी और अपने भैया भाभी के साथ हंसकर बीते यादगार पलों को याद करके उसके बार बार आंखें नम हो जाती थी। तभी अचानक मोनिका घर के अंदर आई। देवर भाभी को देखते ही उसके तन बदन में आग लग गई और उसने अचानक एक खींचकर तमाचा अपनी जेठानी को जड़ दिया। हद होती है भाभी, बेशर्मी की सारी सरहया बेचती है क्या आपने? सब देखो, मेरे पति पे डोरे डालने लग जाती हो। मोनिका की बात सुनकर अनीता जोर जोर से रोने लगी। अपनी बहू की रोने की आवाज़ सुनकर कोमल जी तेज कदमों से बाहर आए और खींचकर एक तमाचा मोनिका के गाल पे जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी देवी समाज जैसी बहू पे उंगली उठाने की? अपने भाई से बढ़कर मानती है वो अभिषेक को। खबरदार, अगर मेरी बहू की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। मोनिका अपनी सारी हदें पार करती हुई बोली, तू तो चुप ही रह बुढ़िया, वरना तुझे और तेरी लाडली बहू को किसी दिन। उसने अनीता का हाथ पकड़ा और घर की दहलीज से बाहर की तरफ धक्का दे दिया। गिरने के कारण अनीता का माथा सड़क पर टकराने से उसको बहुत खून निकलने लगा। अभिषेक से अब अपनी माँ जैसी भाभी का और अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर 2 तमाचे मोनिका के गाल पे जड़ दिए। तब पर लगते ही मोनिका हक्की बक्की सी रह गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगी? तभी दूसरे थप्पड़ से उसका गाल सूज गया और अभिषेक गुस्सा कर बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ जैसी भाभी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब और नहीं। मेरी भाभी मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी, उन्होंने मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया है। अपनी पॉकेट मनी से बच्चा बचा कर उन्होंने मुझे इस काबिल बनाने में मेरी हर कदम पर मदद की है। जो इन्होंने मेरे लिए किया है वो तो दुनिया की कोई भी भाभी नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे बच्चों की माँ नहीं बनने वाली होती तो आज मैं तुम्हारा गला दबा देता। तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को नरक बना दिया है। अच्छा होता भगवान भाई की जगह मुझे इस दुनिया से उठा लेते तो आज मेरी भाभी की यह दुर्दशा नहीं होती। इतना कहकर अभिषेक ने अपनी भाभी को उठाया और उनसे नम आंखों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे होते हुए आपके साथ ऐसा सलूक हुआ। वादा किया था मैंने भैया से कि आपका हमेशा ख्याल रखूंगा, आपके हर दुख सुख में आपको साथ दूंगा। लेकिन मैं अपनी एक ही जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं निभा पाया। लेकिन बस अब और नहीं, मेरे रहते अब आप और माँ की तरफ कोई उंगली उठाकर भी नहीं देख सकता। अभिषेक ने अपनी पत्नी की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, आप दोनों के साथ जो इसने बदतमीजी की है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। अभिषेक अपनी भाभी को उनके कमरे में ले गया और
उनके माथे पर टेबल लगाकर उन्हें आराम करने के लिए बोल दिया। उसकी नज़र अपने भाई की तस्वीर पे गई तो उसकी एक बार फिर आंखें झलक आए। मोनिका के आने से पहले कितनी खुशियाँ थी इस घर में, लेकिन उसके आते ही न जाने क्या हुआ कि पूरा घर बिखर कर रह गया। उसे अभिषेक का अपने परिवार के प्रति इतना प्यार देखकर जलन होती थी, और जब से उसका बड़ा भाई इस दुनिया से गया था, भाभी की सारी जिम्मेदारियां अभिषेक के कंधों पे ही आ गई थी। अभिषेक भी हमेशा अपनी भाभी को खुश रखने की कोशिश करता, इसके लिए वो नए नए तरीके ढूंढता रहता है कि कैसे अपनी भाभी के चेहरे पर फिर से वही खुशियाँ ले आए। अभी कल ही की बात है, अभिषेक आधे दिन की छुट्टी करके घर आया और टेबल पे कुछ कागज रखकर हाथ मुंह धोने चला गया। अरे वाह अभिषेक, आज कितने दिनों बाद आप पिक्चर की टिकट लेकर आए हो। चलो अच्छा है, इतने दिनों बाद ही सही, पर अपनी बीवी की खुशी तो सोची, पर क्या टिकट क्यों लेकर आए हैं? मोनिका अपने पति अभिषेक से बोली। अभिषेक बोला, तुम्हें पता है भाभी और माँ नहीं जा रहे हैं, अगर हम दोनों उनके बिना चले जाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और फिर तुम्हें तो पता है भैया जब से गए थे भाभी की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, और भाभी वो हमेशा घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाती आई है। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल गया था और मुझे पैसों की कमी होती थी तो भैया भाभी से लेकर मुझे भेजते थे, पर कभी भी बाबूजी और माँ को नहीं बताती थी ताकि मुझे डांट ना पड़े। तो मोनिका गुस्से में बोली, अगर तुम्हारी भाभी इतनी प्यारी है तो मुझे क्यों शादी की कर लेती अपनी ही भाभी से शादी। वैसे भी तुम्हारा भाई तो अब रहा नहीं, कितनी मुश्किल से इन लोगों से पीछे छुड़ाकर यहाँ आए थे, पर नहीं, यह तो यहाँ पे आ गए। और वो तुम्हारी माँ दिन रात बड़ी बहू की माला जपती है, उनसे इतनी भी अकल नहीं कि जिस बहू के पास आई है उसकी तारीफ करे। अरे प्रेग्नेंट मैं हूँ, तुम्हारी माँ और भाभी नहीं, और तुम हो कि फिल्म दिखाने ले जा रही हो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। इतना कहते हुए मोनिका टिकट को वहीं फेंक कर कमरे में चली गई। तभी अभिषेक की भाभी अनीता आई और बोली, अभिषेक भैया, मैंने आपके भाई के साथ जितनी भी फिल्में देखनी थी देख ली, अब फिल्मों से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। और एक बात कहूँ, ऐसी हालत है पत्नी को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जाइए मोनिका को मना लीजिए और दोनों घूम कर आइए, तब तक हम रात के खाने की तैयारी कर लेंगे। अभिषेक बोला, भाभी आप कितनी समझदार है, पर मोनिका ऐसी क्यों नहीं है। काश कि आपके वाले थोड़े गरीबों में भी होते तो। इतनी गर्म मिजाज की है, कब इसके सामने क्या बोलना चाहिए, उसे इतना भी अकल नहीं है। ना जाने बाबूजी को इसमें क्या दिखा था जो मेरा रिश्ता कर दिया। पर सच कहा आपने, जब रिश्ता जुड़ गया है तो निभाना की जिम्मेदारी तो मेरी ही है। इतना कहकर अभिषेक मोनिका को मनाने के लिए चला गया। वहीं बैठे अभिषेक की माँ कोमल जी बोली, बड़ी बहू, अगर अभिषेक बार बार छोटी बहू के सामने घुटने टेकते रहेगा तब तो उसकी अकल कभी ठिकाने नहीं हो आएगी। छोटी है, यही कह कर 2 साल बीत गए, पर उसका व्यवहार अच्छा होने की जगह और खराब होता जा रहा है। अनीता बोली, माँ जी हमें कितने दिन यहाँ रहना है, फिर हमारे वजह से पति पत्नी के रिश्तों में करवाहट आए, यह भी तो अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ। कोमल जी बोली, तुम जेठानी हो, तुम यह सब काम क्यों करोगे, और ऊपर से उसके घर के मेहमान हो। अनीता बोली, माँ जी धीरे बोली, कोई बात नहीं, बस मैं घर की शांति चाहती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में मोनिका पति के साथ मटकते हुए फिल्म देखने चली गई थी। अनीता ने रोटी बनाकर सबसे पहले अपनी सास को खिलाई तो कोमल जी की आंखें भर आई। जाने भगवान तुम्हारे साथ इतना अन्याय क्यों किया, मेरी इतनी समझदार बेटी को मुझसे दूर ले गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अभिषेक के लिए मोनिका को देखने तुम्हारे बाबूजी के साथ महेश पे गया था। वहाँ से आते ही बोला, माँ हमारा अभिषेक बहुत भोला है, पर लड़की बहुत तेज तर्रार है, लड़की पर टिका टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता, तो आपको जो सही लगे वो करना। कभी कोमल जी के पति मोहन बाबू बोले, अरे बेटा, माँ बाप की इकलौती बेटी है, सुना है विवाह के बहुत सालों बाद हुई है, तो लगता है लाड़ प्यार में ऐसी हो गई होगी। जब हमारे परिवार में आएगी तो वो भी बड़ी बहू जैसे समझदार हो जाएगी। उसके पिता बड़े मिन्नतें कर रहे थे कि हर कोई दहेज मांग रहा है, अब तुम ही बताओ मैं उसे क्या कहूँगा। मुझे मना नहीं किया गया, सभी की राजीमंदी हुई। फिर शादी हुई। शादी के तुरंत बाद ही वो लोग घूमने के लिए चले गए और इधर की छुट्टी खत्म हुई तो वो अपनी ड्यूटी पे श्रीनगर वापस चला गया।
अनीता पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी। इसका फायदा मोनिका ने बहुत उठाया। हर बात में यही कहती कि मुझे यह नहीं आता, मैंने कभी नहीं किया है। यही कहकर वो अपने कामों से बचती रहती। अभिषेक दिल्ली में नौकरी करता था, उसकी कमाई उठी नहीं थी, जिसके कारण मोनिका को यहीं रहना पड़ता था। एक रोज अनीता और उसकी सास बाजार गए हुए थे। ससुर मोहन बाबू को पैसे की जरूरत थी, पर अलमारी मोनिका के रूम में थी। उन्होंने बहुत आवाज लगाई। मोनिका अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रही थी। मोहन बाबू दरवाजा पर दस्तक दिए तो अंदर से ही मोनिका चिल्लाई, कौन है, अंदर आ जाओ। मोहन बाबू सिर झुकाते हुए अलमारी की तरफ गए तो मोनिका गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, अरे बाबूजी, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि बहू के कमरे में नहीं घुसते हैं। मोहन बाबू बोले, बहू, मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ और मैं तो बस अलमारी से कुछ पैसे निकालना आया हूँ। कल की मजदूर को बोलकर यह अलमारी हाल में रखवा दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो दूसरों की बातों को सुनने के लिए वक्त नहीं है। इतना कहकर मोहन बाबू वहां से चले गए। सामने मोनिका अनीता के पास जाकर सारी बात बोली। उसने बड़ी प्यार से समझाया, मोनिका, पहले वो कमरा माँ और बाबूजी का था, पर तुम्हारे आने के बाद माँ बाबूजी ने अपना कमरा तुम्हें दे दिया। वो खुद हॉल में सोते हैं और जब तुम्हारे जेठ जी ही रहते तो माँ जी मेरे साथ सोती है, अन्यथा वो भी हॉल में ही खाट लगाकर सोई है, तो तुम्हें भी तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। इतना कहकर अनीता रात के खाने की तैयारी करने लगी। समय बीतता गया, मोनिका किसी भी काम में हाथ नहीं बढ़ाती थी। हाँ, तो उस दिन हो गए जब मोनिका बाथरूम में से अपने कुछ कपड़े लेकर निकली और सामने जैसे ही मोहन बाबू दिखे, बाल्टी उन्हें पकड़ाते हुए बोली, बाबूजी, इन कपड़ों को जरा धूप में डाल दीजिए। मोहन बाबू बोले, यह क्या कह रही हो बहू? तो मोनिका बोली, बाबूजी, पूरे दिन तो आप घर में बैठे बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कोई काम धाम तो आपको है नहीं। पूरे घर की जिम्मेदारी जेठ जी और इन्होंने उठा रखी है। आपने ना तो ऐसी नौकरी की जिसमें पेंशन मिलता हो, तो पैसे से मदद नहीं कर पाते तो कम से कम कुछ काम ही कर लिया करो। अब बताइए, मेरा मुँह क्या देख रहे हैं? इतना कहकर वो कमरे में चली गई। जब मोहन बाबू बाल्टी लेकर छत पर जाने लगे, अचानक अनीता की नज़र पड़ी। अनीता बोली, बाबूजी, ये बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं? बाबूजी की आंखें जमीन से गड्ढे जा रही थी। अनीता को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तुरंत उनके हाथों से बाल्टी लिया। बोली, आप जाइए, आराम कीजिए बाबूजी, मैं ये काम कर दूंगी। कपड़े डालकर अनीता मोनिका के पास गई और बोली, ये तुमने बाबूजी के साथ अच्छा नहीं किया, वो हमारे पिता समान हैं, उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। मोनिका बोली, अरे भाभी, मेरे घर में मेरे पापा मेरा सारा काम कर देते हैं, तो यह क्या हुआ अगर उन्होंने मेरे कपड़े धूप में डाल दिए तो? अनीता सोची, इसे समझाने से कोई फायदा नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीतता गया और दोनों एक दिन मोनिका का व्यवहार सबके लिए खराब हो रहा था। एक रोज एक फोन की घंटी बजी। मोहन बाबू ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से किसी ने कहा, बहुत दुख के साथ हमें यह सूचित करना पड़ रहा है कि आपका बेटा भगवान को प्यारा हो गया है। इतना सुनते ही मोहन बाबू मानो पत्थर के हो गए। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज़ आ रही थी। तुरंत मोहन बाबू को जवाब नहीं दे पा रही थी। मोनिका वहीं खड़ी थी। उसने झड़ते हुए उनके हाथ से फोन लिया और चिल्लाकर रोने लगी, भाभी, आपकी तो पूरी दुनिया ही चली गई। जेठ जी हमें अकेला छोड़कर चले गए और वो बस दिखावे के लिए विकाल करने लगी। देखते ही देखते पल भर में अनीता की पूरी दुनिया जल गई। रो रो कर अनीता का बुरा हाल हो रहा था। घर में रिश्तेदारों की भीड़ लगी थी। मोहन बाबू मोनिका से बोले, अभिषेक को खबर भिजवा दो। तो मोनिका बोली, बाबूजी, उन्होंने तो इस महीने की पूरी छुट्टी ले ली है, तो उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, और जब आप हैं तो उनकी क्या ज़रूरत है? मोहन बाबू बोलते हैं, भगवान इस औरत को जब बना रहे थे तो इसके सीने में हृदय दिया था या नहीं? छोटी बहू की है, तुम्हें इतनी भी बात समझ में नहीं आई कि उसका बड़ा भाई चला गया? अरे कम से कम आखिरी दर्शन तो कर ले। तुमसे फोन नहीं हो रहा तो बता दो, मैं कर देता हूँ। मोहन बाबू बोली, अच्छा ठीक है, इतना चिल्लाने की कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगी। फिर मोनिका ने अभिषेक को फ़ोन किया और बोली, मैं तो कहती हूँ मत आओ, फालतू में आपके खर्च हो जाएंगे। अभिषेक बोला, तुम बिल्कुल नहीं बदल सकती हो, मेरा भाई चला गया और तुम पैसों की परी है, फ़ोन रखो। इतना कहकर गुस्से में अभिषेक ने फ़ोन रखा और तुरंत अगले ट्रेन से वो घर के लिए निकल गया। अभिषेक को देखते ही अनीता फूट फूट के रोने लगी।
अभिषेक ने भाभी को गले से लगाया और उन्हें साहस दिया। यह देखकर मोनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सारा काम खत्म होने के बाद मोनिका कोमल जी के से बोली, मम्मी जी आखिर यह सब कितने दिन चलेगा? मैं घर के काम नहीं कर सकती। भाभी को कहीं अपनी जिम्मेदारी संभाले। अरे जाने वाला तो चला गया, क्या उसके पीछे हम सब भूखे मरेंगे? कोमल जी बोली, बहू कुछ तो शर्म करो। उस बेचारी पर उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। उसके हिस्से का काम मैं कर दूंगी, पर उसे कुछ मत करना। मोनिका बोली, मुझे काम से मतलब है, अब वो कोई भी करे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति के कांधों पे है। तो अब मैं जो कहूँगी वही इस घर में होगा। कुछ रोज बाद अभिषेक भी अपने काम पे चला गया। अनीता अपने कमरे में बेसुध पड़ी रहती। उसके दोनों बच्चे को उसके माता पिता अपने घर ले गए। अनीता मायके जाने को तैयार नहीं थी, तो इधर कोमल जी नौकर की तरह पूरे घर का काम करती। यह सब देखकर मोहन बाबू अंदर ही अंदर टूट रहे थे। मोनिका के दुर्व्यवहार के कारण मोहन बाबू ने लगभग खाना पीना तक त्याग दिया था। अनीता तो अपने ही गम में डूबी थी, जिसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एक रोज मोनिका कोमल जी से बोली, मम्मी से मेरे कपड़े छत पे सूख चुके हैं, ले आइए। कोमल जी लड़खड़ाते हुए छत पे जा रही थी। तभी मोहन बाबू बोले, ठहरो कोमल, मैं ले आता हूँ। इतना कहकर वो छत पे चले गए। जैसे वो कपड़ों को लेकर नीचे आ रहे थे, अचानक से उन्हें चक्कर आया। वो ऊपर की सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गए और इस समय उनकी मृत्यु हो गई। कोमल जी बहुत जोर से चिल्लाई, अभिषेक के बाबूजी क्या हो गया आपको? विलाप की आवाज़ अनीता के कानों को भेजते हुए उनके हृदय तक पहुंची। वो कमरे से निकल कर आई। अपने ससुर को मैं देखकर बोली, बाबूजी ऐसा मत कीजिए, एक तो पहले ही मैं अकेली हो गई, अब आप मुझे अनाथ करके मत जाइए। वहीं खड़ी मोनिका अपने कपड़ों को हाथ में लेकर बहुत बड़बड़ा रही थी। भगवान, सारे कपड़े गंदे कर दिए। अब फिर से उसने अभिषेक को फोन किया और सारी जानकारी दी। देखते ही देखते पूरा परिवार बिखर गया। कुछ बात मोनिका अभिषेक से बोली, अब मैं घर में नहीं रह सकती, पता चला कहीं अगला नंबर मेरा ही ना निकल जाए। अभिषेक ने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। अनीता ने अभिषेक से कहा, मोनिका को अपने साथ ले जाना ही ठीक रहेगा। अगले सुबह जब अभिषेक बाहर बैठा था तो उसके पड़ोसी बोले, और कब तक की छुट्टी है? तो अभिषेक बोला, चाचा जी इस बार परिवार साथ जाना है। तो पड़ोसी बोले, हाँ तुम्हारे परिवार के लिए वही अच्छा रहेगा। जब से तुम्हारी पत्नी इस घर में आई है ऐसी कलेश होता है। बेचारे तुम्हारे पिताजी कितने साल से रहते थे, पर तुम्हारी पत्नी उनसे ऐसे ऐसे काम करवाती है कि पूछो मत। बेचारे हमेशा सर झुकाए रहते थे। उसी समय अभिषेक को एहसास हुआ कि शायद इसलिए भाभी ने कहा कि पत्नी को साथ ले जाए। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी और कोमल जी और अनीता अपनी यादों से बाहर आए। कोमल जी बोली, ए बेटा फिल्म कैसी थी? कुछ कहो तो खाना लगा दे। मोनिका बोली, देखो तो जरा, मम्मी जी को इस उम्र में भी फिल्म के बारे में जानना है। मुझे नहीं खाना, बेस्वाद खाना, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। हंसते हुए मोनिका अपने कमरे में चली गई। कोमल जी बोली, बेटा अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो पहले ही बता देते। बेचारी बहू इतनी गर्मी में रसोई में खाना बना रही थी। अभिषेक बोला, माँ तुम तो जानती हो कि इस अवस्था में कब क्या मन कर जाए खाने का कोई नहीं जानता। उसने जिद की तो मुझे बाहर का खाना खाना है, तो मैंने खिला दिया। आप भी छोटे छोटे बातों को सुनने लगते हैं। आप और भाभी खा लो और मैं आराम करने जा रहा हूँ। बहू का अब तो ठीक था, पर बेटे का ऐसा रुख व्यवहार तो कोमल जी को कतई मंजूर नहीं था, क्योंकि इसी व्यवहार के कारण खाना नहीं खाए और अपने कमरे में आराम करने लगे। अनीता कोमल जी के पैर दबा रही थी। कोमल जी किसी चिंता में डूबी थी। माँ जी क्या सोच रही है? देख रही हूँ काफ़ी देर से आप किसी चिंता में डूबी है। कोमल जी बोली, बहू शुरुआत में मोनिका के व्यवहार को बहुत बर्दाश्त किया था। तुम जानती हो उसकी वजह से तुम्हारे ससुर जी की क्या हालत हुई थी। मैं इसके दरवाजे पे नहीं आना चाहती थी, परंतु तुमने कहा था कि कुछ खबरें मिली है तो यह हमारा फर्ज है। अब मुझे वही सब नहीं सुना जाएगा, तो मैं कहती हूँ कल ही चलो। अनीता बोली, मम्मी जी वो ना समझ आए, परिवार को बढ़कर कुछ नहीं होता। अच्छे बुरे वक्त में परिवार वाले ही तो साथ देते हैं। जिस दिन उसे यह एहसास हो जाएगा, देखिएगा वो हम सब एक जैसा प्यार करेगी। कोमल जी बोली, ना
जाने वो दिन कब आएगा। इतना कहकर वो सो गई और अनीता भी उनके बगल में ही सो गई। 15 दिन बाद मोनिका अपनी सहेली के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। इधर अभिषेक जब दफ्तर से लौट कर आया, उसके सर पे बहुत तेज दर्द हो रहा था। कोमल जी बोली, बेटा अभिषेक, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। घटिया की वजह से मेरी उंगलियां काम नहीं करती। ऐसा करो, भाभी से बोलो, वो तुम्हारा सर दबा देगी। अनीता बोली, हाँ हाँ देवर से बैठ जाइए, मैं बाम लगा देती हूँ और आपका सर भी दबा दूंगी, जैसे पहले और आपके भाई का दबाया करती थी। अभी 5 मिनट नहीं हुए होंगे कि मोनिका घर के अंदर आई। अनीता और अभिषेक को देखकर बोली, अरे क्यों, मैं तो कहती हूँ कमरे में चले जाओ। अरे हद होती है, बेशर्मी की। बेटा भाभी इसका साथ उदाहरण है और माँ वहाँ बैठे मुस्कुरा रही है। अरे मर्द जात तो होते ही ये खराब है, पर भाभी आपने किया, अपनी शर्म हया बेच दी है। जब देखो किसी न किसी बहाने मेरे पति पे टोड़ा डालती रहती है। मुनिया की बात सुनते अनीता रोने लगी और भागकर अपनी कमरे में चली गई। कोमल जी उठी, चोट का तमाम थप्पड़ मोनिका के वो लगाते हुए बोली, बेशरम औरत, तुम्हारी खुद की नीयत खराब है और तुम उस देवी जैसी औरत में उंगली उठा रही हो। अरे वो तो तुम्हारे पति को अपने भाई समान मानती है, तुम्हें अपने ही पति पर भरोसा नहीं है, तुम दूसरों से क्या उम्मीद करती हो। मैंने कहा था उसे कि तुम उसके प्यार और सम्मान के लायक नहीं हो, पर वो है कि तुम्हें अपनी छोटी बहन और देवर जी को भाई समझती रही। तुम दोनों किसी लायक नहीं हो। अभिषेक बोला, माँ आप इसके साथ साथ मुझे भी क्यों घसीट लेती है, मेरी क्या गलती है। कोमल जी ने बेटे को एक थप्पड़ जड़ा और बोली, माँ के सामने तो तुम अकल दिखाती हो और बेबी के सामने आते ही चूहा बन जाती हो। अगर तुम सही होते तो आज तुम्हारी नक्श देवी भी तुम्हारी बड़ी भाभी और तुम्हारी माँ से इस तरह से बदतमीजी नहीं करती। इतने दिनों से कभी नहीं कहा, पर आज कहती हूँ, तुम्हारे बाबूजी की मृत्यु का कातिल तुम्हारी पत्नी है। इसके दुर्व्यवहार के कारण उनकी वो दशा हुई थी। वह मेरे लायक बेटे, तुमने तो हमारी इज्जत बढ़ा दी। एक बेटा लायक था जो देश पे अपनी जान निछावर कर दिया, और एक है जो अपनी बीवी के तलवे चढ़ता है और माँ भाभी के सामने सर बताता है। इतना कहकर कोमल जी अनीता के पास चली गई। मोनिका अभिषेक से बोली, देखा मैं कहती थी ना कि यह बुढ़िया एक दिन बदल जाएगी। अरे बस मेरी वजह से आप चुप थी, आप कहो तो मैं एक बार फिर से कुछ करा दूंगी। अभिषेक चुपचाप सुनता रहा। मोनिका उसके परिवार के बारे में अनाप शनाप बोलती रही। अभिषेक ने उसे जोरदार तमाचा मारा। मोनिका हक्की बक्की सी उसे देखने लगी और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया। अभिषेक ने दूसरा थप्पड़ चढ़ा और बोला, अगर तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हारा गला दबा देता। तुमने स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया। अच्छा होता भाई की जगह में इस दुनिया से चला जाता, कम से कम मेरे माँ और भाभी के आंसू का कारण तो नहीं बनता। अब तुम्हारे साथ में एक पल भी नहीं रह सकता, चलो मेरे साथ। उसने मोनिका का हाथ पकड़कर खींचा और कमरे में ले गया। सारा सामान को बैग में डाला और उसके मायके फ़ोन करके बोला, अभी के अभी आकर अपनी बेटी को मेरे घर से लेकर जाइए, और जब तक इसे बड़ों का आदाब करना न आ जाए मेरे घर मत लाइएगा। देवरों की बात सुनकर अनीता कोमल जी से बोली, माँ जी आप देवर जी को समझाइए ऐसा न करे। तो कोमल जी बोली, बहू अब बहुत हुआ, मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती और मैं तुमसे कह रही हूँ आज अपने टिकट करो, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। अभिषेक आकर बोला, हाँ माँ मैं भी अब आपको नहीं रोकूंगा। उसने तुरंत माँ और भाभी की टिकट करवाई और उन्हें भेज दिया। उधर मोनिका के माता पिता मायके ले गए। उसके माँ ने उसे बहुत डांटा, उसने बहुत प्यार दिया, पर तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाया। उससे घर में तुम्हें इतनी इज्जत मिली पर तुमने उसी बसाए परिवार को उजाड़ दिया। क्या तुम्हें ज़रा भी एहसास है कि तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो गई और बेचारे तुम्हारे जेठ जिटू तुम्हें बहन जैसा प्यार करते, तुमने उस पर लाछन लगाया। मुझे तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। वक्त बीतता रहा। अभिषेक ने मोनिका को फ़ोन तक करना छोड़ दिया था। बस हर महीने उसकी दवाई डॉक्टर सबका खर्चा वो भेज दिया करता था। धीरे धीरे मोनिका को एहसास होने लगा कि उसने क्या खोया है और क्या पाया। उसने ससुराल फ़ोन करके अपनी सास जेठानी सबसे माफ़ी मांगी। कोमल जी बोली, बहू माफ़ तो मैं तुम्हें कर दूंगी, पर तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि बेटा तो मैं खो चुकी हूँ और अपनी इस बहू को अब नहीं खो सकती।
उसकी इज्जत अब मेरी इज्जत है। तुम्हारा पति तुम्हें माफ़ कर दे तो तुम उसके साथ चले जाना। वक्त बीता, मोनिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। अब अनीता ने अभिषेक को खूब समझाया। फिर अभिषेक ने पत्नी को बैठक समझाया तो मोनिका बहुत रोई, पर सबने माफ़ तो कर दिया, पर कहीं ना कहीं मन में रह गई। अभिषेक जब भी घर जाता, अकेले जाता या फिर मोनिका को 2 से 3 दिन तक अपने साथ रखना, फिर वापस लेकर चला जाता। कोमल जी दोबारा मोनिका को घर पे काम नहीं रखी। जब तक जीवित रही अनीता के दल बनी रहे और उसे समझाते रहे कि अपना सम्मान सबसे ऊपर रखो। और फिर रिश्तों को निभाना जाते जाते कोमल जी ने अपनी पूरी संपत्ति अभिषेक और अनीता को बांट दी, ताकि जीवन में आगे चलकर कभी अनीता को किसी बात की दिक्कत न हो जाए। अनीता के बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने नाना के घर से वापस आ गए थे और इतने बड़े तो अब वो हो ही गए थे कि अपनी माँ को अच्छे से ख्याल रख सकते थे। अनीता भी अपने बच्चों के साथ अब बहुत खुश रहती थी। दोस्तों, आपके मतलब के लिए कभी किसी रिश्ते का अपमान न करें। कुछ रिश्ते होते हैं जो बिना स्वार्थ के साथ निभाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।